Hi. Most welcome by NutriClinic Society, NCS. Let us start informative video. So let's start without any delay. Today we will discuss about pneumonia, its pathophysiology, its signs and symptoms, its screening and assessment, its MNT, and its dietary interventions. So let's start introduction. Pneumonia जो है ये इन्फ्लेमेशन हो जाती है लंग्स में, जिसकी वजह से चेस्ट पेन हो जाती है या फिर फीवर हो जाता है, कफिंग स्टार्ट हो जाती है, डिफिकल्टी हो जाती है ब्रीथिंग में, जिसे हम लोग डिसएपनिया कहते हैं। और इसकी डिफरेंट काइंड्स होती हैं, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, सो नोन एज अ सब कैटेगरी ऑफ कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। इसे हम लोग कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया में भी लेते हैं। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया में भी इसे हम लोग काउंट करते हैं क्योंकि ये मोस्टली बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। और जो सा हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया होता है ये मेजरली जो सा होता है वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। नेक्स्ट, पैथोफिजियोलॉजी। बॉडी का जो सा डिफेंस मैकेनिज्म होता है वो फेलियर हो जाता है उसका, और उसमें ग्लॉटिस जो सी ओपनिंग होती है लैरिंग्स की, उसका वो सही से ओपनिंग नहीं होती, ओपनिंग एंड क्लोजिंग नहीं होती उसकी, और वो फिर कफ रिफ्लेक्स आ जाता है, यानी कि कफ जो है बैकवर्ड मूव कर जाता है। और सेकंड जो है इसका इनोकुलम एंटर हो जाता है लंग्स में। इसमें एस्पायरेट में मोस्टली गैस्ट्रिक एसिड होता है जो उनका टॉक्सिक इफेक्ट क्रिएट करता है। गैस्ट्रिक एसिड एसिडिक in नेचर होता है, टॉक्सिक इफेक्ट क्रिएट करता है लंग्स में, और इसकी वजह से एयरवे जो उनसे होती हैं वो ब्लॉकेज हो जाती हैं। और ओरल बैक्टीरिया भी इसमें जो सा है वो मेजर कॉज करता है निमोनिया को। और मेजर जो उनसे पैथोजेंस है वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, इस तरह के जो उनसे बैक्टीरियाज हैं वो ज्यादातर इसके पैथोजेनिक इफेक्टर्स हैं। और जो उनसे और एस्पायरेशन निमोनिया जो उनसा होता है वो लेस वायलेंट ऑर्गेनिज्म से होता है, यानी कि एनारोबिक बैक्टीरिया जो उनसे होते हैं वो एस्पायरेशन निमोनिया कॉज करते हैं। साइन एंड सिम्टम्स में इसके आ जाते हैं, इसके साइन एंड सिम्टम्स डेवलप होते हैं 2 वीक्स की के बाद। जब जब एक्सपोजर हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, उससे डेवलप होने में 2 to 4 वीक्स लगेंगे, और फिर बाद में इसके साइन एंड सिम्टम्स अवेयर होना स्टार्ट होंगे। इसमें आ जाते हैं फीवर, फटीग, कफ, कफ विद स्पूटम भी होता है, कफ विदाउट स्पूटम भी होता है। और मोस्टली ये एल्डरली एल्डरली एडल्ट्स में होता है या फिर चिल्ड्रन में होता है। वो पेशेंट टू पेशेंट हमें कंडीशन देख के उनकी एमएनटी डिजाइन करनी होती है। और इसमें स्वेटिंग ज्यादा आ जाती है, स्वेटिंग हो जाती है ज्यादा, चेस्ट पेन होती है क्योंकि लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है, पास पास सेल्स हो जाते हैं, तो उसकी वजह से चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसके स्क्रीनिंग टेस्ट में हमारे पास स्पूटम टेस्ट है और चेस्ट एक्सरे है। चेस्ट एक्सरे में और सीटी स्कैन है। सीटी स्कैन ये साइड में शो हो रहा है, लंग्स इस तरह शो होते हैं, कोई इन्फ्लेमेशन हुआ या फिर शो हो जाती है। और ब्लड टेस्ट में हमारे पास बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो उनसा होगा वो शो हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एमएनटी, इसमें हम लोगों को सबसे पहले जैसे ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है या फिर वायरल इन्फेक्शन होता है, फूड बॉर्न डिजीज है, और प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशंस, इसमें हम लोग प्रेफर करते हैं कि पेशेंट्स को प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशन दी जाए और हाई प्रोटीन डाइट दी जाए ताकि उसका इम्यून सिस्टम जो है वो कॉप अप करे, और लो फैट इंटेक दिया जाए। कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, इसमें कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ये भी पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। किसी को हम लोग मॉडरेट कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट देते हैं, किसी को हम लोग कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इंट्रोड्यूस कराते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा डिस्पेजिया, ज़्यादा उसे स्वेलिंग में इशू हो रही है, फूड डाइजेस्ट नहीं हो रहा, स्वेलो नहीं हो रहा, तो वो तब उसे हम लोग स्वीट प्यूरिड डाइट पे लेकर आएंगे। और उसकी जो सी वो बेड रिडन अगर पेशेंट है ज़्यादा, उसे भी इसी तरह हम लोग ट्रीट करेंगे, उसे हम लोग प्यूरिड डाइट पे लेकर आएंगे। और उसका हेड जो है उसका हेड जो है वो बेड से एलिवेट कर देंगे 45 डिग्री के एंगल पे। और ट्यूब फीडिंग के केस में ये होता है कि जिजनोस्टोमी और ड्यूडेनोस्टोमी, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में डायरेक्ट हम लोग ट्यूब इंसर्ट करते हैं रेदर देन हम लोग ओरल ट्यूब, एंटी ट्यूब यूज करें, क्योंकि उसे स्वेलिंग में डिफिकल्टी होगी तो फिर उसका ओरल जो उनसी
एसोफेगस है, वहां से उसके फूड पाइप से फूड फ्लो नहीं हो सकेगा इजीली। इस वजह से हम लोग प्रेफर करते हैं कि उसके स्मॉल इंटेस्टाइन में डायरेक्ट ट्यूब इंसर्ट की जाए। इसके डाइटरी इंटरवेंशंस में हमारे पास, जैसे हम लोग ने कहा है कि कौन कौन सी डाइट हम लोग, स्पेसिफिक फूड्स हम लोग इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा इन्हें प्रेफर करने चाहिए। और पोमीग्रेनेट के पील पाउडर में ये होता है एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है। तो हम लोग अगर अगर हम लोग कोई प्यूरी बना के दे रहे हैं, कोई सूप दे रहे हैं, उस पे हम लोग अनार के छिलके का पाउडर बना के वो स्प्रिंकल कर दें थोड़ा सा, तो इसका जो सा वो इफेक्ट होगा वो उसके लिए हेल्दी होगा। और टर्मरिक भी इसी तरह हमारे पास एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, और ये इन्फ्लेमेशन होती है लंग्स में, तो इस वजह से ये ज्यादा इफेक्टिव होता है टर्मरिक पाउडर, हल्दी जिसे हम लोग कहते हैं। और ये अगर हल्दी जो सी मोस्टली ऑर्गेनिक यूज करनी चाहिए हमें, क्योंकि जो सी दूसरी होती है पाउडर फॉर्म में हम लोगों को मिलती है, उसमें हम लोगों के पास क्वालिटी प्रॉपर नहीं होती, तो इसलिए हम लोगों को ऑर्गेनिक टर्मरिक पाउडर यूज करना चाहिए। और प्योरेट डिस्पेजिया डाइट, अब जैसे हम लोगों ने कहा है, मैंने कहा है अभी कि पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है कंडीशन। अगर पेशेंट को ज्यादा स्वेलिंग करने में डिस्पेजिया ज्यादा हो रहा है तो उसे हम लोग प्योरेट डाइट पे ले आएंगे। और क्योंकि इससे क्या होगा, इससे जो सा फ्रेंजियल रेजिड्यू है, जो सा फूड, एक फूड जो सा स्वेलो करने के बाद रेजिड्यू रह जाता है, वो जो सा फूड पाइप में वो कम होगा। और ये ज्यादातर एल्डरली पेशेंट्स जो उनसे होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं कि इस तरह प्यूरिड डाइट दें। जैसे हम अगर हम लोग रोटी उन्हें दे रहे हैं ना, तो वो भी किसी ना सूप में, किसी या फिर चिकन की यखनी में, वो उसमें ना ब्लेंड करके प्यूरी बना के, ताकि उसके कार्ब्स भी जाए, उसके प्रोटीन भी जाए, इस तरह उसे ब्लेंड करके अच्छी तरह प्यूरी फॉर्म में उसे देंगे। और इसे हम लोग डिस्पेजिया डाइट भी कहते हैं, इसे प्यूरिड डाइट भी कहते हैं। इसमें ज्यादातर सॉफ्ट डाइट आ जाती है, और प्यूरी मैश करके हम लोग चिकन दे सकते हैं, इसमें प्यूरी की फॉर्म में सूप दे सकते हैं, जो उसके थ्रोट को मॉइस्चर भी रखे और उसके न्यूट्रिएंट्स भी पूरे हो। मैश्ड बनाना दे सकते हैं हम लोग इसमें, फ्रूट्स जो उनसे वो मैश करके हम लोग दे सकते हैं, इसमें पुडिंग्स दे सकते हैं, कस्टर्ड्स, योगर्ट्स, प्यूरेड डिजर्ट्स दे सकते हैं, ताकि ना प्रॉपर उसकी डाइजेशन भी हो, और उसके जो उनसे न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी पूरे हो, और उसे ज़्यादा डिफिकल्टी भी ना हो। अगर क्योंकि अगर हम लोग डाइट इंट्रोड्यूस नहीं कराएंगे तो फिर उसे वो मजीद वीकनेस की तरफ आ जाएगा पेशेंट। अच्छा, लंग्स लंग्स इफेक्ट होते हैं स्वेलिंग प्रॉब्लम कैसे होगी। हमारे लंग्स जो होते हैं वो, एसोफेगस हमारे लंग्स के ठीक है पास होगा, हमें जैसा फेरिंक्स होता है, यहाँ पे भी स्पूटम की ना एक्यूमुलेशन हो जाती है, जिसे हम लोग आम जुबान में बलगम कहते हैं, ठीक है। तो वो उसकी वजह से हम लोग का, जब हम लोग को सीजनल कोल्ड या फ्लू होता है, तो उसमें भी हम, आप लोगों ने देखा होगा कि हमें ना स्वेलिंग इशू आ जाता है, हमसे हमें नहीं, हम लोग सूप लेना है या फिर कुछ गर्म चीज खानी है, तो निमोनिया जो वो इससे थोड़ा सा एडवांस है, तो नॉर्मल होना है। कोल्ड में तो थोड़ा सा हमारे स्पूटम एक्यूमुलेशन हो जाती है, सीजनल कोल्ड फ्लू में हमारे स्पूटम एक्यूमुलेशन हो जाती है थोड़ी सी, तो उसकी वजह से हमें, उसकी वजह से भी हमें स्वेलिंग में, हमें अगर हम लोग अपना सलाइवा अंदर ले जाते हुए भी हमें थोड़ा सा इशू होता है, तो वो निमोनिया एक एडवांस स्टेज है, उसमें भी इशू आ जाता है स्वेलिंग का, क्योंकि जो सी फेरिंक्स होता है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, उसका डायमीटर कम हो जाता है इन्फ्लेमेशन की वजह से।